तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन अपना खत्म हो चुका है, उसमें सेक्शन सी तक तो डिस्कस हो चुका था। फिर उसके बाद सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4 में सेकंड क्वाड्रेटिक इनटू अंडर रूट 3 है। हां हाँ क्वाड्रेटिक इसकी जगह पे x+1 की जगह पे हम पुट कर देंगे t2, है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा dx = 2t dt और ये x आ जाएगा t2 - 1। अब उसके बाद जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2t dt अपॉन t2 - 1 का स्क्वायर -4 और इनटू में ये t तो dt गया, तो ये 2 dt हो गया, ये तो a² - b² वाला फॉर्म है। तो t² - 1 + 2 and t² - 1 - 2। फिर उसके बाद इसको हम कैसे करेंगे, पार्शियल से मत जाओ, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस ऊपर में लाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, पार्शियल से थोड़ा सा ले ली जाएगा, तो हम क्या करेंगे t² + 1 and t² - इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद D5 सेक्शन E, E1, E2, E3, सेक्शन है कौन सा पहला हुआ ऐसे यहाँ इसको पहले बता देता हूँ। IN = है dx अपॉन, ठीक है ये है। इसमें इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि इसको क्या किया इन्होंने, पार्शियल लगाया, इस ये लगाया बाय पार्ट्स, तो ये 1 इसको इंटीग्रेट माइनस साइन, तो अभी सब्स्टिट्यूट अगर हम कर देंगे x² की जगह पे क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a tan थीटा, ठीक है। तो dx = a² sec² थीटा d थीटा, तो IN = ये a² a sec² थीटा d थीटा अपॉन में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a² मतलब ये आ जाएगा, और यहाँ पे sec थीटा के पावर में 2n, ठीक है। अब इसको जब ऊपर लेके चले जाएंगे IN = तो ये 1/a की पावर में 2n - 1 तो है, इससे थीटा की पावर में आ जाएगा 2 - 2n d थीटा। तो इसमें बाय पार्ट्स लगाना है हमें, ये sec थीटा की पावर 2n को हम क्या मानेंगे फर्स्ट, मतलब इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं ना बाय पार्ट्स के वक्त, sec थीटा की पावर -2n एंड ये sec² थीटा अपॉन में ये a की पावर 2n - 1, इसको क्या मानेंगे सेकंड एंड इसको फर्स्ट, ठीक है। तो ये पहला आ जाएगा a की पावर 2n - 1, ये sec थीटा की पावर में -2n और इसका इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस ये प्लस, ये sec थीटा की पावर में -2n - 1 sec थीटा का डिफरेंशिएशन फिर क्या आ जाएगा sec थीटा * tan थीटा d थीटा, ठीक है। और उसके बाद ये तो कितना चल रहा था हमारा IN ही चल रहा था, IN = ये sec थीटा की पावर में -2n tan थीटा अपॉन ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 2n बाहर, ये देख लो ये sec थीटा इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n एंड sec थीटा की पावर में -2n, ठीक है। ये tan² थीटा इसको हम लिख सकते हैं sec² थीटा -1, तो वो इसके साथ आ जाएगा, तो एक तरीके से वो अगेन क्या बन जाएगा IN ही बन जाएगा, मतलब ये
वो आई एन बन जाएगा, उसको इधर लेके आ जाएगी, फिर उससे डिवाइड, ठीक है। ये दूसरे वाले में भी जो रूल कर रहा था x a माइनस x की पावर 3/2 दिख रहा है ना, तो उसमें a माइनस x को क्या लेना है, उसकी पावर 1/2 को फर्स्ट ऐसे कहेंगे, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन उसकी पावर में 3/2 आता है, थोड़ा सा ये भी सोचना। वहां पे a माइनस x की पावर 1/2 है ना, आगे देखो जो प्रूव करना है उसमें a माइनस x की पावर 3/2 दिख रहा है, मतलब उसका इंटीग्रेशन है, तो उसको हम मानेंगे सेकंड, एंड x की पावर a को मानेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद आगे इतना था ना पार्ट में, कल के लिए पार्ट 2 पूरा, ठीक है। हो गया, हाँ इधर ये a की पावर हुए माइनस इसमें भी आएगा ना, ये पूरे में है सर, पूरे में है वो मल्टीप्लिकेशन उसका definite integration, definite integration, definite integration, तो अब इसमें जैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लो f of x dx का, तो वो आ रहा है कैपिटल f of x plus c, तो ये इंडिफाइनेट में हो रहा है, लेकिन अगर डिफाइनेट की बात करते हैं तो हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन रहेगी। अब इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हम, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये सब, छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेके फिर उनके सम का एडिशन, तो यहाँ से अगर ये चाहिए तो हमें ये f of x कहां से कहां तक a to b, तो इसका जो आंसर आएगा ये f of b minus f of a, ये डिफाइनेट इंटीग्रेशन में हो जाएगा, मतलब एक न्यूमेरिकल आंसर आता है इसमें, उसमें क्वाड्रेटिक कॉन्स्टेंट है f of x है, इसमें न्यूमेरिकल आंसर आता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ज्योमेट्रिकल पीरियड, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अंडर द कर्व। अलजेब्रिक सम क्या, जो नीचे लाई करता है एक्स एक्सिस के उसको हम लेते हैं माइनस साइन के साथ, जो ऊपर लाई करता है उसको लेते हैं प्लस के साथ, और फिर उनकी क्या हो जाती है एडिशन, इस तरीके से। तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिख लेते हैं। Definite integration, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो होता है
ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अंडर द कर्व, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अंडर द कर्व, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अंडर द कर्व। तो इसमें लिख लो, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है f of x y is equal to f of x का ग्राफ है, एंड हमें अब a to b के बीच में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इसका एरिया हमें पता है तो आता है a। तो यहाँ पे a to b f of x dx का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा एरिया a। अगर वो ऊपर लाई करता है तो एरिया a के इक्वल आएगा, लेकिन जब ये एरिया नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, ये a to b ये नीचे है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, उस केस में फिर a to b f of x dx ये क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा वो एरिया। अलजेब्रिक सम इसको बोला, जो ऊपर में है वो प्लस, जो नीचे में है वो माइनस, उनका सम, ठीक है। लेकिन एरिया अंडर द कर्व में अलग चीजें हो जाती है। एरिया अंडर द कर्व में हमें क्या चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है, तो ये भी एरिया, ये भी एरिया तो प्लस के साथ ही आता है, तो ये डिफरेंशिएबल सम है। डिफाइन से हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक सम, और एरिया अंडर द कर्व में हमें क्या चाहिए होता है, उन सब के न्यूमेरिकल वैल्यू का सम आता है। एंड अगर ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ये इसका एरिया a1 है, इसका a2 है, ये a, ये b और ये c, तो यहाँ पे अगर a to c हम इंटीग्रेट कर रहे हैं f of x dx को, तो ये आ जाएगा a2, ये तो प्लस के साथ ही आएगा, लेकिन ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस a2 माइनस a1, उसका क्या हो जाएगा, डिफाइनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा into c। तो जिसके हमें ग्राफ बनाने आते हैं तो उसको हम ग्राफ से ही अप्रोच करेंगे इंटीग्रेशन में, जिसका ग्राफ नहीं बनाने आ रहा है फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन लिख लो इसके, तो यहाँ पे 0 to pi sin x dx, अच्छा राइट में उधर जा रहा तो 0 to pi
हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देख लो पहले वाले का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 0 टू पाई, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बाहर cos पाई माइनस cos 0, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्योंकि माइनस ये -1 ये 1, ये -2 बाहर है माइनस से उससे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 0 टू 1 के बीच में इसका ग्राफ अगर हमें बनाने आता है तो हम ग्राफ से अप्रोच करेंगे। वैसे ही आगे करवाएंगे हम जब पहली दो तीन प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, इसमें जहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है, डिसकंटीन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, वहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है, तो हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी में। अभी अगर इसको करना है तो हम इसको ग्राफ से अप्रोच करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ आता है, ये 0 टू 1 के बीच में ये ग्राफ रहेगा, फिर 1 टू 2 के बीच में ये रहेगा, ठीक है। तो 0 टू 1 के बीच में चाहिए तो ये वाला एरिया हमें चाहिए था, ये बेस कितना है इसका 1, हाइट कितनी है 1, तो इसका जो एरिया आएगा हाफ 1 into 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 0 टू 2 में जाना है तो ये पूरा एरिया चाहिए था, तो उस केस में दो ट्रायंगल का सम आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ into 1 into 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगले वाले में इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स जा कहां तक रहे हम 0 टू 1, 1 पे वो कितना होता है tan 1 minus tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 minus tan इनवर्स 0, तो ये पाई बाय 4। इसका कितना आएगा 0 टू 2 में, इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से अप्रोच करना है जिसके ग्राफ बना सकते हैं, तो वो लास्ट वाले का ग्राफ देखो 0 टू 1 में ये एंड फिर 1 टू 2 में ये ग्राफ बनेगा, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए था ये वाला, इस कर्व के अंदर जितना आ रहा है एन एक्स एक्सिस के साथ कितना बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 1 ये 2, तो 1 into ये क्या बनता है यहाँ पे स्क्वायर बनता है वन साइड लाइन वाला, तो 1 into 1, तो इसका एरिया आ जाएगा यहाँ पे 1 into 1 दैट इज 1। क्लियर है ये कौन सा थर्ड वाला, अब इसमें हमें क्या ये इसका ग्राफ दे दो क्लियर, और इंटीग्रेशन क्या होता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अंडर द कर्व, और वो किसके साथ बाउंड हो रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये देखो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है इस ट्रायंगल का एरिया हाफ into 1 into 1, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया ये 1 है यहाँ पे, तो ये बेस कितना हो जाएगा 1 और ये हाइट 1 हो जाएगी, अगेन हाफ into 1 into 1, तो उसका 2 टाइम्स आ जाएगा, तो वहां से ठीक है। फिर उसके बाद हाँ वो आया नहीं चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी उसमें करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ से जाना ज्यादा बेहतर लगता है क्योंकि ट्रायंगल और रेक्टेंगल स्क्वायर इसको बनता है उसके एरिया निकालना आता है, उसमें फिर क्या वो नीचे लाया करता है तो हमें तुरंत दिख जाता है कि इसका नेगेटिव के साथ देखना है, और ये अंडर द कर्व में तो ग्राफ चाहिए ही होता है, तो उसकी वजह से प्रैक्टिस करो, तो जिसका ग्राफ बना सकते हो उसको हम ग्राफ से ही अप्रोच करेंगे। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन 1 to 2 ln x dx, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 1 to 2 x square ln dx ln ये d ln x,
ये अभी तक के सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन या ग्राफ से बनने वाले हमने देखे, उसके बाद प्रॉपर्टी भी आएगी। पहले वाले में क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्ट्स है, बाय पार्ट्स नाम क्यों ये भूल रहा है तू, बाय पार्ट्स आ गया ना पहले में 1 into ln x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ln x into x माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, पहले इसको पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये x into 1 by x dx, और कहां से कहां तक 1 to 2, तो ये आ जाएगा x into ln x माइनस 1, ये यहाँ पे 1 बनता है ना, उसका इंटीग्रेशन x, ये 1 to 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 ln 2 माइनस 2, और 1 जब पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि ln 1 0 होता है, माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 ln 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले में क्या करेंगे, अगले में ln x की जगह पे t ले लेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, e की पावर t। ठीक, अब ये जो लिमिट थी वो किसके ऊपर है, x के ऊपर है ना, वो चेंज हो जाएगी। जब x 1 था तो अब ln x कितना आएगा, 0, तो वो 0 से फिर जब x 2 होगा तो वो कहां तक जाएंगे, ln 2 तक। अब लिमिट t के ऊपर आ रही है, तो जब x 1 है तो वो 0, 2 है तो ln 2, और ये इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर 2t, क्योंकि x की जगह पे e की पावर t dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे e की पावर 2t अपॉन 2, ये कहां से कहां तक, 0 टू ln 2, तो जब हम ln 2 पुट करेंगे तो वो आ रहा है वहां पे e की पावर 2 into ln 2 अपॉन 2 माइनस e की पावर 0 अपॉन 2, तो ये e की ये 4 आ जाएगा, 4 by 2 minus 1 by 2, that is 3 by 2। ठीक है, क्या कर रहे थे तुम, लिमिट ही चेंज की, याद रखो लिमिट चेंज हो जाएगी, पहले x के ऊपर है, ये जो लिमिट रहती है x के ऊपर रहता है, तो सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना, लिमिट चेंज करना मत भूलना। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/2। अगला प्रॉपर्टी 1, अब प्रॉपर्टी 1, तो प्रॉपर्टी 1 में वेरिएबल अगर चेंज हो जाता है तो इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फिर को ऐसे लाना पड़ेगा, डी की जगह पे हम जैसे इसको भी इंडिपेंडेंट की तरह करेंगे, डी की पावर 2t अपॉन 2 प्लस की आ रहा था, फिर वो t हमने क्या लिया था, वो इसमें नहीं करना है, वो अलग चीज है, इसमें तो वो d किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा था, ln के रिस्पेक्ट में, तो ln x की जगह पे डिनोट करके आ गया, इसमें ऐसी कुछ चीज, इसमें हम जा सकते। उसके बाद अगला है प्रॉपर्टी 1, इसमें अगर मान लो ये a to b f of x dx है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और x के अंदर में भी x है, अगर ये वेरिएबल चेंज हो जाता है f of y dy एंड a to b के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है, तो दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज होने से जो डिफाइनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे वो किसके साथ बना रहा होगा, x एक्सिस के साथ, और यहाँ पे वो किसके साथ आएगा, y एक्सिस के साथ, लेकिन जो उसकी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, सेम आएगी। तो वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफाइनेट इंटीग्रल, बस लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, लिमिट a to b और अंदर में फंक्शन भी सेम होना चाहिए, बस वेरिएबल चेंज हो तो कोई नहीं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी 2,
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम इसमें लिमिट उल्टी करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम एरिया अंदर कर लेते हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, ऊपर आ रहा है तो प्लस, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट देखेंगे राइट टू लेफ्ट तो उस केस में ऊपर जो आ रहा है माइनस के साथ आएगा। इसकी वजह से जब लिमिट चेंज हो जाएगी उस केस में वो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी 3, ये a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। अगर हम इसको कहां पे c पे मतलब तोड़ रहे हो तो a टू c एफ ऑफ एक्स dx प्लस c टू b एफ ऑफ एक्स dx। तो जनरली ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज हम कहां पे करते हैं, अगर मान लो c पे वो फंक्शन कैसा हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बताओ c का a टू b के बीच में लाई करना जरूरी है क्या, नहीं, वो बाहर भी लाई कर सकता है। यहाँ पे c a और b के बीच में ही लाई करे ये मस्ट नेसेसरी नहीं है, वो a और b के बीच में बाहर भी हो सकता है a और b के। वो इससे समझ में आ जाएगा हमें, जैसे मान लो हमने a ले लिया, ये b ले लिया और यहाँ पे c ले लिया बाहर। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, a टू c तक जा रहे हैं, मान लो उसके बीच में ये वाला ग्राफ आता है, हमें किसका कौन सा एरिया चाहिए था जो a और b के बीच में आ रहा है, हमें ये वाला चाहिए था, ठीक है, हमें एक्चुअल में ये चाहिए। अब हमने क्या किया, इसको c पे ब्रेक किया है, तो a टू c में कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया आएगा। और हम जहां कहां से काम लगा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो ये एरिया प्लस के साथ। और जैसे हम c टू b आते हैं, मतलब उल्टा आ रहा है, तो ये एरिया कौन से इसके साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो इसमें से वो माइनस ही हो जाएगा, तो बचता कौन सा है, a टू b के बीच वाला, तो c उसके बीच में लाई करेगा, जरूरी नहीं हो, बाहर में हो सकता है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे c में लाई आउटसाइड, c में लाई आउटसाइड a टू b, उसके बाहर भी वो लाई कर सकता है। और इसका बेस्ट यूज कहाँ पे होता है, अगर मान लो कहीं पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो उस केस में हमें इसको ब्रेक करके करना पड़ेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 3 हो गई, तो इन्हीं के ऊपर पहले ही बेसिक प्रॉपर्टीज लेते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो हमने अभी फ्रैक्शनल पार्ट वाला देखा, ग्रेटेस्ट वाला देखा, उसको हम इससे कर सकते हैं, और मैथमेटिकली करना है विदाउट ग्राफ, इससे हम उसको कर सकते हैं। तो लिखो इसके क्वेश्चन 0 to 3 mod x minus 1 dx। फिर उसके बाद जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है वहां पे भी ब्रेक करना है हमें। फिर उसके बाद 0 to 3 f of x dx, यहाँ पे f of x is equal to हमें गिवन है x square, greatest integer x 2 to 3। फिर उसके बाद अगला 0 to 4 कितने बहुत जल्दी
हो गया, पहला हो गया। कहाँ पे ब्रेक करना है बताओ? वन पे ब्रेक करना है ना, क्योंकि वहां वन पे क्या होता है वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबल होता है वन पे। शार्प कॉर्नर आता है तो वन पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे ब्रेक करेंगे। अगर मैथमेटिकली जाना है तो ऐसे करेंगे अप्रोच। तो 0 to 1, अब 0 to 1 में इसके अंदर की क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 6 dx। फिर उसके बाद 1 to 2 के 1 to 3 के बीच में इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा प्लस के साथ। तो ऐसे इसको अप्रोच करना है। 1 पे ब्रेक करने का रीजन क्या था, वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ये हमें पता होना चाहिए, जहां पे ब्रेक करना है वहां पे एक्चुअल में क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो हमने 1 पे ब्रेक किया क्योंकि वो नॉन डिफरेंशिएबल था। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, कहाँ से का 1 to 3, तो 0 to 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, 0 पे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आप यहाँ पे 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, पहले हमने 3 पुट किया माइनस 1 पुट किया, यहाँ पे ये 1 बाई 2 प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 बाई 2, तो सबका एडिशन ये कितना आ जाएगा 5 बाई 2। तो पहले का आंसर है 5 बाई 2। उसको अगर हमें एरिया अंडर द कर्व से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसका ग्राफ बस बनाना पड़ेगा हमें, मेथड 2। इसका ग्राफ अगर बनाना आता है तो ग्राफ से अप्रोच करेंगे, तो ये इसका ग्राफ बनता है 0 टू 3 के बीच में। ठीक है, ये उसका ग्राफ बनेगा, ये 1 यहाँ पे 1 आएगा, एंड 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो उसकी कितनी आ जाएगी 2, 3 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला एरिया हमें चाहिए था, जो वो वाला कर्व है वो बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ 1 into 1 प्लस इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा हाफ 2 into 2, तो ये देखते हैं यहाँ पे 4 by 2 ये 1 by 2, तो आ जाएगा 5 by 2। इस तरीके से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगला हो गया, अगले में भी ग्राफ से जाएंगे, क्योंकि अब वो जो पैराबोला बनता है उसका एरिया हम नहीं बता सकते उसमें डायरेक्ट, उसमें तो हमें इंटीग्रेट करके बताना पड़ेगा। तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक चीज और ध्यान रखना, कहाँ पे ब्रेक करना है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब 0 to 2 में ये फंक्शन है, 2 पे ये बन जाएगा, तो वहां पे भी हम ब्रेक करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे 0 to 2 x square dx, एंड फिर उसके बाद 2 to 3
ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ठीक है, तो ये तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाय x क्यूब बाय 3 0 to 2 एंड ये 0 2 to 3 में इसकी वैल्यू क्या आती है 2 to 3 में ये 2 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब x 2 to 3 के बीच में आएगा तो ये 2, तो उस केस में अब ये 2 to 3 2 dx। तो ये देखो ये आ जाएगा 8/3 ये 2 बाहर और इसका 1 का इंटीग्रेशन x तो ये 3 - 2 तो 8/3 + 2 तो यहाँ से 14/3। ठीक 14/3 इसका आंसर है। जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुई वहां पे भी ब्रेक करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर बिना ग्राफ के हमें करना है तो 2 वैल्यू देखेंगे 2 to 3 के बीच में इसके अंदर की वैल्यू 2 तो वो वैल्यू हमेशा 2 देगा तो कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन dx का 2 to 3 के बीच में याद रखना। इसमें कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा इसमें 1 2 3 हर एक इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एक ऐसा फंक्शन होता है डिसकंटीन्यूअस उसकी वजह से हर एक इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक सेम यहां पे हर एक इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा। और ग्राफ से भी जा सकते हो ग्राफ भी है ग्राफ से तो पता चल गया कि करना होता है इसको मैथमेटिकली भी करना है तो कैसे करेंगे तो 1 पे ब्रेक करना है 2 पे 3 पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ ये 0 to 4 तो कहाँ पे ब्रेक करेंगे पहले 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx फिर उसके बाद 1 to 2 dx फिर उसके बाद 2 to 3 फिर इसके बाद 3 to 4 ठीक है 0 to 1 के बीच में इसके अंदर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 है ना। जब x 0 to 1 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू देगा 0 तो ये आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे 1 to 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो 1 to 2 dx फिर 2 to 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2 तो 2 dx यहाँ से कहाँ 2 to 3 फिर उसके बाद 3 to 4 में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3 तो 3 dx इसके बीच में 3 to 4 के बीच में तो ये देख लो यहाँ पे ये x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा 2 - 1 + 2 * 3 - 2 + 3 * 4 - 3 तो यहाँ से 1 + 2 + 3 that is 6 आंसर है इसका। और ग्राफ से भी करेंगे तो 6 ही आएगा क्योंकि ग्राफ क्या बनेगा इसका मेथड 2 अगर ग्राफ से करते हैं तो 0 to 1 के बीच में ये वाला ग्राफ 1 to 2 में ये 2 to 3 में ये एंड 3 to 4 में ये आ जाएगा ये 1 2 3 4 ये यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 एक तो इस रेक्टेंगल का एरिया फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फिर इस रेक्टेंगल का एरिया इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर हमें ये एरिया चाहिए ठीक है। तो इसका तो एरिया 0 आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा 1 * 1 प्लस इसका एरिया आ जाएगा 1 * ये हाइट कितनी रहेगी इसकी 2 रहेगी फिर उसके बाद ये कितना आएगा 3 और ये 1 तो 1 * 3 तो यहाँ से 6 ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसका एरिया। ऑड फंक्शन आइडिया है ना इवन ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक y एक्सिस के अबाउट है ऑड का ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक
ठीक है, उसकी हेल्प से भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। अगला हो गया, अगला भी ग्राफ से भी कर सकते हैं, आपको अगर जाना है प्रॉपर्टी से। कैसे करें प्रॉपर्टी से ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ की प्रेफरेबल हां ग्राफ से इजी का आ जाता है। प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, जैसे -1 to 0 के बीच में ये क्या आता है 1 माइनस x plus 1 x plus 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले में 0 to 1 में x आ जाएगा। इस तरीके से शो करना डायरेक्टली इसका ग्राफ, ये -1 to 0, फिर ये 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, -1 0 1 2 3। ये एरिया हमें चाहिए, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं और ऊपर है चारों के साथ, तो जो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाफ 1 into 1, तो 2 आंसर है इसका। ठीक है, ये हो गया। इस सेकंड लास्ट वाले का क्या आएगा, अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। अंदर में ये 0 to 3 है, अंदर वाले के फैक्टर्स x - 1 x - 2 dx। तो ये देख लो, जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो 1 से छोटे में कैसा आता है पॉजिटिव, 1 to 2 में नेगेटिव, एंड 2 से बड़े में पॉजिटिव। तो उसको दो जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा, कहां पे 1 and 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 to 1 के बीच में, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। फिर उसके बाद 1 to 2 के बीच में ये मॉड ओपन होगा नेगेटिव के साथ, अगेन अब 2 to 3 के बीच में मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन x³ / 3 - 3x² / 2 + 2x, ये 0 to 1। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम आएगा x³ / 3 - 3x² / 2 + 2x, ये कहां से कहां आ जाएगा 1 to 2 प्लस, ये आ जाएगा यहाँ पे x³ / 3 - 3x² / 2 + 2x 2 to 3। इसके बाद वैल्यू पुट करते जा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आंसर पुट करना, वहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे जैसे 1 पुट किया तो ये 1/3 - 3/2 + 2 -0 आ जाएगा, 0 पुट करने पे। अगले वाले में क्या हो जाएगा, ये 8/3 - 3 into 4/2 + 4, माइनस में अब क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 3/2 -2, क्योंकि 1 पुट करके उसका माइनस आ रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 27/3 - 3 into 9/2 + 6 माइनस, ये आ जाएगा 8/3 प्लस 3 into 4/2 -4। को कैलकुलेट कर दो। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा ना, ये 1 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये एरिया हमें चाहिए था। ठीक है, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे x² - 3x + 2 का, उसमें पूरे के ऊपर मॉड लगा दिया तो नीचे वाले के ऊपर भी इमेज आ जाएगी, तो वो है हमें किसके बीच में चाहिए 2 to 3 के बीच में। अब इसका एरिया हम पहले से तो नहीं बता सकते, जैसे स्ट्रेट लाइन जो ट्रायंगल बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसमें तो बता सकते हैं, लेकिन इसमें कर्व है ना, इसका एरिया कैसे बता सकते हैं, इसमें तो इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला 0 to 5 mod cos x dx, 0 to
यहाँ पे पहला देख लो, मॉड cos x, कहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगी है, 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, पाई बाय 2 में पाई में नेगेटिव, या तो इसके ग्राफ से भी तुम देख सकते हो, 0 टू पाई बाय 2 cos x क्या आएगा, लेकिन जब हम पाई बाय 2 टू पाई में जाएंगे उस केस में वो मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x कहां से कहां, 0 टू पाई बाय 2 माइनस sin x कहां से कहां, पाई बाय 2 टू पाई, तो ये देख लो पाई बाय 2 टू 0, ये 1 माइनस 0, यानी यहाँ पे 0 माइनस 1, तो ये 2 आ जाता है। या तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो ग्राफ कैसा आता, ये यहाँ पे पाई बाय 2 और ये पाई और ये 0, तो 0 टू पाई बाय 2 का आंसर निकाल लेते हैं, उसके इसका क्या करते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 0 टू पाई बाय 2 में निकाला और उसका 2 टाइम्स कर दें तब भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। थर्ड का आंसर 4। सेकंड देख लो, सेकंड में ये 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर, तो वो 2 2 गया, अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा, मॉड sin x बन के बाहर आएगा मॉड के साथ, तो ये 2 2 गया, dx, तो ये देखो यहाँ पे 0 टू 2 पाई मॉड sin x dx, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 0 टू पाई पाई टू 2 पाई, ये उसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो हमें ये एरिया चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 0 टू पाई के बीच में निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे 2 टाइम्स, ये भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको पाई पे ब्रेक करेंगे, 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई, तो इतना सब क्यों करना, हम पता चल गया 0 टू पाई निकाल के उसका 2 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई एंड 0 टू पाई के बीच में ये क्या रहेगा sin x dx, साइन मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी 0 टू पाई में। अब इसका जो इंटीग्रेशन आता है ये माइनस cos x कहां से कहां 0 टू पाई, तो यहां से जब हम इसको देखेंगे तो ये माइनस 2 into 2 4 आ जाता है ये, ठीक है। और सिर्फ sin x का बोलते 0 टू 2 पाई में तो 0 हो जाता, क्योंकि sin x का ग्राफ कैसा आता, ये sin x का ग्राफ आ जाता, तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे, इसकी वजह से 0 टू 2 पाई में sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, लेकिन मॉड लगा दिया है तो नीचे वाला ऊपर आने वाला। उसको क्या हो गया आपने प्रणव को, हाँ ऑनलाइन भी नहीं करता है, बात तो होती होगी ना यानी। इसके बाद वाला देखो,
पहले तो ये देखो कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा, -1/2, फिर उसके बाद 1/2, 3/2 एंड 5/2। क्या यहाँ पे इंटीजर होगा? तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे -1 टू -1/2 के बीच में। तो इसके अंदर की क्वांटिटी कैसी है? -1 टू -1/2 के बीच में ये क्या आ जाएगा? -1 टू 0 के बीच में, तो ये -dx। फिर उसके बाद -1/2 टू 1/2, इस बीच इसके अंदर की क्वांटिटी 0 टू 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये 0 into dx। फिर उसके बाद 1/2 टू 3/2, इसके अंदर की क्वांटिटी 1 टू 2 के बीच में लाई करेगी, तो इसमें आ जाएगा ये 1 dx। एंड फिर उसके बाद 3/2 टू 5/2, इसके अंदर की क्वांटिटी 2 टू 3 के बीच में लाई करेगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 dx। एंड फिर उसके बाद 5/2 टू 3, इसके अंदर की क्वांटिटी 2 टू 3 के बीच, 3 टू 4 के बीच में, तो 3। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे -1 into -1/2 +1। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर उसके बाद ये 1 into 3/2 -1/2, फिर उसके बाद ये 2 into 5/2 -3/2, एंड फिर उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 3 into 3 -5/2। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1 -1/2, फिर उसके बाद ये 1 और ये 2, और उधर से आ जाएगा 3/2, ठीक है। उधर से 3/2 आ जाएगा, तो ये देख लो 3/2, तो ये 1 + 1 + 2, तो 4 आ जाएगा। 3/2 -1/2 1, तो ये 4 आंसर आएगा। उसके बाद वाला है 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर √x। इसका ग्राफ भी बना के कर सकते थे, लेकिन उसमें ग्राफ में क्या करना पड़ता, उसको -1/2 से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ता। ठीक है। अगला 0 to 9 कितना आ रहा है ना? 0 to 9 द ग्रेटेस्ट इंटीजर √x। हाँ 9 नहीं 13 आता है, क्योंकि देख लो ना 0 to 1 उसके लिए 13 या क्या है वो 13 लिखा है यहाँ पे, तो जब 0 to 1 के बीच में ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर की ये किसके बीच में आया करेगा 0 to 1, तो उस केस में हो जाएगा वो 0। फिर उसके बाद 1 to 4, उस केस में इसके अंदर की क्वांटिटी कहां से कहां वैरी करेगी 1 to 2, क्योंकि 1 पे 1 आएगा 4 पे 2 आएगा, तो 1 to 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1। एंड फिर उसके बाद 4 to 9 2 डिजिट, तो ये देख लो यहाँ पे 0, ये 1 into 4 - 1 एंड ये 2 into 9 - 4, तो यहाँ से 13 आता है। तुमने क्या कर दिया था 2 मल्टीप्लाई किया 13 आंसर अगले वाले का।
अगर इसकी बात कर लो तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का ग्राफ 0 to 2 के बीच में क्या आएगा, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का ग्राफ भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कौन सा रहेगा, ठीक है, तो 0 पे एंड 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर उसके बाद 2 पे इसकी वैल्यू 2 पे वैल्यू 4, मतलब इसका ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, तो 2 पे वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस 1 तो 3 आ जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 2 कहाँ पे होगी, क्योंकि 1 पे तो 1 हो रहा है, 2 पे 3 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, तो वो x हमें चाहिए होगा, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस रूट 5/2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि वो x किसके बीच में लाया करना चाहिए था 1 to 2, तो वो x कौन सा आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस रूट 5/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, 2 पे वैल्यू कितनी हो रही है इसकी 3 हो रही है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, 0 पे 1 इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 पे तो 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 पे 1 हो गया, फिर 2 पे कितनी वैल्यू आ गई 3, अब बीच में कहीं ना कहीं पे वो 2 हो रहा होगा, तो वो 2 कहां पे हो रहा है, तो वो x निकाल ले, क्योंकि हमें इसको कहां पे ब्रेक करना पड़ता है जहां पे ये वैल्यू कैसे आती है इंटीजर आती है, तो सबसे पहले अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी जा सकते हो, या तो फिर ग्राफ से, मतलब डायरेक्टली ग्राफ से इसका ग्राफ बना लो, ग्रेटेस्ट वाले का, ग्रेटेस्ट वाले का ग्राफ, जब हमने x को 0 to 1 के बीच में लिया, तो ये क्वांटिटी किसके बीच में वैरी कर रही है, जब हमने x को 0 to 1 के बीच में लिया, तो वो वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रहा है 3/4 to 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0, जब हमने 0 to 1 लिया तो 0, फिर उसके बाद कहां से 1 to 1 plus root 5/2, उस केस में उस ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, तो वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है उसकी 1 to 2, 1 to 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो यहाँ पे dx, फिर उसके बाद 1 plus root 5/2 to 3 2, उसके बीच में वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है 2 to 3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 plus root 5/2 minus 1 plus 2 into 2 minus 1 plus root 5/2, तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 3 minus 1 plus root 5/2, तो ये 6, तो 5 minus root 5/2, ये आंसर है इसका। ग्राफ बनाया हमने, ठीक है, हमें किसके बीच में ग्राफ देखना था 0 to 2 के बीच में, अब हमें इसको कहां पे ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है जहां पे ये अंदर वाली वैल्यू क्या होती है इंटीजर, क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आता है तो वहां पे वो कैसा हो जाता है डिसकंटीन्यूअस, इतना था ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां पे डिसकंटीन्यूअस होता है 0 1 2 3, जब इसके अंदर इंटीजर आता है तो वो डिसकंटीन्यूअस, तो यहाँ पे x की जगह पे ये है, तो ये कहां पे इंटीजर वैल्यू लेगा वो हमें देखना है कौन से x के लिए, तो हमने 0 टू मतलब इसका ग्राफ बना लेते हैं y x² - x+1, वो ग्राफ आ गया, 0 पे वैल्यू 1 आ गई, फिर उसके बाद 1 पे वैल्यू हमने चेक की 1 आ गई, उसके बीच में जो वैल्यू है वो कहां से कहां वैरी करेगी, ये ग्राफ आएगा उसके बीच में 0 to 1 के बीच में, तो वैल्यू 3/4 to 1 ही वैरी करेगी, इसके बीच में वैरी करेगी ना y की वैल्यू, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 3, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा x होगा ना जिसके लिए वैल्यू 2 आ रही होगी, तो वो अगर x हमें चाहिए तो इसको हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो वो हमने सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमें तो इन दोनों के बीच में लाई करने वाली चाहिए मींस पॉजिटिव, तो वैल्यू कौन सी होगी √1 + √5/2, अब हम जब 1 टू इस तरह यहां तक जाते हैं तो हमें ये वाला ग्राफ मिलता है, तो y की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है 1 to 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 1, फिर उसके बाद जब हम इस यहां से यहां तक जाते हैं तो वैल्यू 2 to 3 वैरी करती है,
उसका ग्रेविएशन इंटीजर कितना आता है 2, ठीक है। ठीक है, उसमें एक चीज तो अपने जो भी किया था ना ln x वाला, उसमें एक गलती हो गई है, क्योंकि उसमें ln x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में नहीं था वो, हमने लिमिट किसके बेसिस पे चेंज किया, x के बेसिस पे चेंज की है। हां, तो उसमें एक चेंज है वो तुम हां पे ये जो था ना यहाँ पे ये 1 to 2 x square d ln x, ये जो लिमिट है वो ln x की ही लिमिट है, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम x के रिस्पेक्ट में नहीं जा रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, ln x के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो ये ln x की ही वैल्यू है, वहां पे चेंज कर दो। हां सर, ये एकदम से आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में सारी चीजें कर रहे थे, यहाँ पे ln x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो 1 to 2 लिमिट है वो ln x की ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ln x की जगह पे हमने t दिया, तो t भी कहां से कहां जाएगा, 1 to 2 ही जाएगा, t भी 1 to 2 ही जाएगा, क्योंकि ये ln x की वैल्यू ही है 1 to 2, तो t भी हमारा 1 to 2 रहेगा, तो यहाँ पे e की पावर 2t dt ये आ जाएगा, फिर e की पावर 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन, ये आंसर आ जाएगा इसका, एक चेक कर लो बस इसमें। हो गया, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो कल के इसमें वो पार्ट 2 कंप्लीट करके आ जाओ, मतलब एक्सरसाइज में पूरी कर लो इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इधर ऑनलाइन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो।